गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर ए सिंगल बॉडी। हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ एक्सटर्नल इज जीरो इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। देन फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो होगा। इफ दिस इज जीरो देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा। दैट इज dp इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। इट मीन्स कि मोमेंटम जो है p ये कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज फॉर ए सिंगल बॉडी। एक बॉडी के लिए, एक पार्टिकल या एक बॉडी, कोई सिंगल बॉडी है, उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा था। एक्चुअली मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ अ सिंगल बॉडी इज कंजर्व्ड, इज कांस्टेंट। सिंगल बॉडी के लिए देखा था। इनफैक्ट ये सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए भी ट्रू है। सिस्टम ऑफ बॉडीज यानी दो से ज़्यादा यदि बॉडीज हैं, दो से ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो उस केस में भी ये ट्रू होता है। इसके लिए अपन कुछ केस यहाँ पे ज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि दो है ना, दैट इज सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज हैं, दो इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं। उस केस में हम लोग इस प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। तो मान लिया कि एक ये है बॉडी, ये बॉल मान लिया, बॉल ऑफ मास m। ये बॉल है जिसका मास है, मास मान लिया m1 है इसका। एंड दिस इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u1 इनिशियल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। और एक दूसरा अपन बॉल ले लेते हैं इसी तरह से, और स्मॉलर वन मान लेते हैं, ये लाइक दैट, ठीक है। और ये भी मूव कर रहा है, इसका मास मान लेते हैं दिस इज m2, और ये मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्चुअली कोलाइड करेगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिखा दें, लाइक दैट। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, तो ये कोलाइड करेगा। दोनों बॉडी, दोनों मास आपस में कोलाइड करेगा, कॉलिजन होगा इसका, है ना। तो कॉलिजन के केस में अपन देखते हैं कि ये जो बॉडी है m1 ये कोलाइड करेगा विथ m2 से, ठीक है। तो ये मान लिया ये एक बॉडी थी, और दिस इज कोलाइडिंग, ये कोलाइड कर रहा है अनदर ऑब्जेक्ट से m2 से, ठीक है। तो इस केस में ये यहाँ है, ये बॉडी, इसको भी अपन यहाँ ले आते हैं, m1 m2 दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये जब कोलाइड होगा, दोनों टक्कर होगी दोनों में, तो एक्चुअली फिर मान लो कि ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, लाइक दैट। ये आ गया बॉडी, कॉलिजन का ये केस है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द कॉलिजन के बाद फिर ये अपने डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। तो ये है, ये मान लें कि यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, लाइक दैट, है ना। आफ्टर कॉलिजन फिर ये मूव करेगा। तो यहाँ जब कोलाइड हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन, अब m1 फोर्स लगाएगा m2 पर, और m2 फिर फोर्स लगाएगा m1 पर, और ये दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि m1 मास है, ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से, m2 u2 इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। ड्यूरिंग द कॉलिजन ये दोनों में टक्कर हो गई, है ना। अब ये फोर्स लगाएगा, ये 2 फोर्स लगाएगा 1 पर इस डायरेक्शन में। तो 1 पर जो फोर्स लगेगा, लेट अस सपोज इट इज F12। उसी तरह
ये जब दोनों बॉडी कोलाइड करेगा, टक्कर हो रहा है, तो 1 यहाँ लगाया क्या, 2 ने 1 पर फोर्स, एक्चुअली ये 2 लगाएगा 1 पर फोर्स, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2। उसी तरह ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में होगा। ये m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1। ये ड्यूरिंग कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन अगेन अब ये मूव करेगा और ये भी मूव करता रहेगा। तो मान ये था अपना मास m1, इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो गई आफ्टर कॉलिजन। ये था मास m2, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, लाइक दैट। तो अब ये सिचुएशन है, यानी आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो डेल टी है, डेल टी टाइम तक ये इम्पैक्ट हो रहा है। तो इम्पल्स कितना होगा, इम्पल्स होगा फोर्स F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इंटू टाइम, दिस इज इम्पल्स। और ये बराबर होगा, इम्पल्स बराबर होता है, हम लोगों ने देखा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो 1 पर फोर्स यानी 1 में चेंज इन मोमेंटम, 1 की इनिशियल वेलोसिटी थी u1, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v1, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 u1, तो m1 v1 माइनस m1 u1, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, m1 v1 फाइनल, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया दिस मच, और ये बराबर होगा इम्पल्स के। सिमिलरली F21 और टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया इम्पल्स, इम्पल्स ऑन 2, ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2 में। तो फाइनल इसका मोमेंटम है कितना m2 v2 और इनिशियल था m2 u2, इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। न्यूटन थर्ड लॉ से 1 जितना 2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स F12 फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2 मस्ट बी इक्वल टू F21 फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 ड्यू टू 1। और ये दोनों जो फोर्स है ये लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज F12 बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के। अब ये वैल्यू यदि रख दिया अपन ने इम्पल्स में लाइक दैट, अगर ये इम्पल्स में रख दिया वैल्यू यहाँ F12 इंटू डेल टी दैट इज m1, इसलिए क्या होगा देन इट विल इम्प्लॉय m1 v1 माइनस m1 u1 और ये बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के, यहाँ माइनस साइन लगा दें अपन तो हो जाएगा माइनस ऑफ m2 v2 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो गया दैट इज m2 u2, ये हो गया। यहाँ से अपन लिख सकते हैं m1 u1 को वो साइड ले गए अपन m1 u1, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस m2 u2, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके m1 v1 प्लस m2 v2 के, ठीक है। यानी m1 u1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है, दैट इज द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ F एक्सटर्नल इज 0, एक्सटर्नल फोर्स यदि एक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनफैक्ट इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स कहलाता है।
मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम लोगों ने सिंगल बॉडी के लिए देखा था, यहाँ टू बॉडी के लिए देखा कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी यहाँ से अपन कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, कोई सिस्टम में कितने बॉडीज हैं, यदि दो हैं सिस्टम में या दो से ज़्यादा हैं, है ना, यानी n नंबर ऑफ बॉडीज, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि शर्त क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। यदि एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। और यदि एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे नहीं होता है ना। वैसे ये नंबर ऑफ बॉडीज पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ बॉडीज कितने भी हों, यदि F एक्सटर्नल जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। और पता है, इसको अपन दूसरे ढंग से भी स्टेट कर सकते हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड, ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज द सिस्टम जिस पर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स सिस्टम वेयर एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, इंटरनल फोर्स में एक्ट, एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगा सकती है बट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, उस केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। इसको न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिकॉइल ऑफ गन क्या है, जब फायर किया जाता है बुलेट, गन से जब बुलेट फायर किया जाता है तो उस केस में, जैसा कि ये हम लोग बना दिया था, ये मान लो ये गन है ना, बैरल है, और इससे फायर किया बुलेट, ये बुलेट निकल रहा है लाइक दैट। ठीक है। और ये गन बना दिया कुछ ऐसा, इससे जब बुलेट फायर होगी, गन का मास मान लिया अपन ने, दिस इज कैपिटल M, और गन की जो वेलोसिटी है रिक्वायर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट का मास मान लिया स्मॉल m, और बुलेट की जो वेलोसिटी है मान लिया स्मॉल v। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन अपन लगाते हैं। जानते हैं कि रिक्वायर ऑफ गन क्या है, जब बुलेट फायर होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकल रही है बुलेट, तो गन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो यहाँ अगर देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं कि बिफोर फायरिंग गन भी रेस्ट में है, ये गन रेस्ट में है, और ये जो बुलेट है ये भी रेस्ट में है, गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। तो उस केस में टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो, और फाइनल मोमेंटम, फाइनल जब बुलेट निकला तो मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी mv, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। तो गन का मास अपने कैपिटल M माना है, वेलोसिटी ये मानिए, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम RHS में, और LHS में जीरो होगा क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस ऑफ M अपॉन कैपिटल M इंटू V, ये हो गया। एंड दिस V इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन, है ना। ये V क्या है, ये V था वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस वेलोसिटी से रिक्वायल होगा, गन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ से निकल गया V इक्वल टू व्हाट, माइनस mv अपॉन कैपिटल M, एंड सिंस कैपिटल M जो मास ऑफ द गन है, दिस इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ द बुलेट। M जो है कैपिटल M मास ऑफ द गन, ये बुलेट के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, जो कैपिटल V है
ये मच लेस देन दिस v होगा, है ना, क्योंकि m मास ऑफ द गन बहुत ज़्यादा है, तो मास ऑफ द गन यदि बहुत ज़्यादा है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी इस वेलोसिटी से। इसलिए बुलेट तो बहुत स्पीड में ये फायर होगा, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी बुलेट की, बट गन जो रिक्वायर करेगा इसकी स्पीड बहुत कम होती है। और दूसरा है कि इसको सोल्जर पर रखते हैं, जब गन फायर किया जाता है तो सोल्जर पर इसको सोल्जर का सहारा देते हैं। क्यों? क्योंकि सोल्जर पर लगाने से टोटल जो मास है m, मास ऑफ द गन, ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोल्जर से टच कराया तो शोल्डर का मास यानी बॉडी का मास भी इसमें ऐड हो गया, तो ये मास और बढ़ जाएगा। दिस कैपिटल मास ऑफ द गन और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी और कम हो जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाता है फायरिंग के समय, है ना। उसी तरह बोट वाला जो एग्जाम्पल लिया था अपन ने, है ना, बोट कोई है नदी के किनारे खड़ी है, उस पर कोई आदमी चढ़ा और उसने क्या किया, एक पैकेट यदि वो थ्रो करता है, ठीक है, कहाँ से, बोट पर से, तो क्या होगा, जब बोट पर से वो पैकेट थ्रो करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बोट जो है जो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ऑफ कोर्स लिटिल मूवमेंट होगा क्योंकि मास ज़्यादा है बोट का, है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये भी एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। फिर रॉकेट प्रपल्सन में इसका यूज होता है, रॉकेट प्रपल्सन में इसका यूज होता है। तो रॉकेट के केस में अपन सिचुएशन देख सकते हैं। रॉकेट के केस में रॉकेट प्रपल्सन जब होता है तो उस केस में मान लो रॉकेट का अपन एक फिगर बनाते हैं, है ना, दिस वन, ठीक है। जब रॉकेट फायर किया जाता है, ये रॉकेट का डायग्राम बना दिया अपन ने लाइक दैट, ठीक है। इसका प्रपल्सन के केस में इसका मास मान लिया इनिशियली कितना है, m0, वेलोसिटी है v0, है ना। तो जब इसको फायर किया जाता है रॉकेट को, तो नहीं हुआ यार, रॉकेट प्रपल्सन में जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो फिर इससे फ्यूल निकलता है, फ्यूल अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एग्जॉस्ट करेगा, इससे जो फ्यूल निकलेगा अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। एंड देन ये अपन ने बना दिया सेकेंड वन, ठीक है। और फिर अपन यहाँ एक बनाना है दिस, ठीक है। हाँ, ये अपन 3 डिफरेंट सिचुएशन ले लिया, है ना। रॉकेट प्रपल्सन का एग्जांपल ले लिया। मान लिया कि इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो जो रॉकेट का मास है दैट इज मान लिया m0 एंड वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जा रहा है मान लिया v0। आफ्टर टाइम t, जब t बराबर t हो जाता है, इस टाइम में मान लिया इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t प्लस डेल t, इस टाइम में क्या होगी, वेलोसिटी इसकी अब रॉकेट की इंक्रीज होगी। मान लिया वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल v, और मास इसका क्या होगा, मास डिक्रीज होगा, मान लिया m माइनस डेल m, जहाँ डेल m है मास ऑफ द फ्यूल बर्न्ड, है ना। तो फ्यूल की जो स्पीड होगी मान लो स्मॉल v अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। रॉकेट प्रपल्सन का केस लिया व्हेन एवर टाइम t इक्वल टू 0, तो मास और वेलोसिटी ये मान लिया। नाउ आफ्टर टाइम t अब स्टार्ट होना है, तो मास इसका m मान लिया, वेलोसिटी भी मान लिया, और t इक्वल टू t प्लस डेल टी टाइम में, डेल टी टाइम में अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये तो स्टार्ट हुआ t टाइम, डेल टी टाइम में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी v प्लस डेल v, क्योंकि अब फ्यूल एग्जॉस्टिंग फ्यूल जो है अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्यूल निकलेगा, जो कि इसको फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, थ्रस्ट लगाएगा। तो अगर ये मान लिया अपन ने जो गैस निकल रहे हैं एग्जॉस्टेड गैसेस, ये एग्जॉस्टिंग गैस की वेलोसिटी है v, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये v वेलोसिटी, ठीक है। तो मास क्या होगा फ्यूल का, डेल m मास मान लो बर्न हुआ, तो मास ऑफ द रॉकेट ये अब घट जाएगा m माइनस डेल m, ठीक है।
और यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अपन अब लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। इनिशियल मोमेंटम, इस केस में इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी m इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम ये हो गया दिस वन, ये केस फाइनल, यानी डेल्टी टाइम में, डेल्टी टाइम में ये वेलोसिटी है। अब मास कितना है m माइनस डेल एम, दिस इज द मास, और वेलोसिटी कितनी है v प्लस डेल वी, ये है वेलोसिटी, ठीक है। प्लस अब एग्जॉस्ट गैसेस भी हैं, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है माइनस वी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कहें तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस स्मॉल v, ठीक है। इसको समझना, ये v है तो माइनस v हो गया, माइनस v इसकी वेलोसिटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हो जाएगा माइनस v माइनस ऑफ माइनस v, अपोजिट डायरेक्शन में, तो v माइनस v। और इसका मास कितना लिया था अपन ने, फ्यूल का डेल m, तो ये हो गया इसका मोमेंटम फ्यूल का, और ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी रॉकेट का, ठीक है, मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इस केस में दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द टाइम डेल टी जब जीरो है, अब डेल टी टाइम के बाद ये सिचुएशन हो गया, ठीक है, ये था इनिशियली और ये हो गया सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। तो नाउ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब अपन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एम वी इक्वल टू वाट, एम से दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया एम वी प्लस एम डेल वी, फिर माइनस डेल एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ डेल एम इंटू वी, एंड देन माइनस ऑफ डेल एम इंटू डेल वी, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों टर्म। फिर यहाँ प्लस ऑफ वी डेल एम, वी डेल एम लाइक दैट, नाउ माइनस ऑफ वी डेल एम, माइनस ऑफ वी डेल एम, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं एम बी बोथ साइड्स कैंसिल हो गया। नाउ वी डेल एम माइनस वी डेल एम ये है ना, और ये प्लस वी डेल एम, ये कैंसिल हो गया। ये क्वांटिटी डेल एम इंटू डेल वी स्मॉल क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज इन मास ऑफ द रॉकेट, ये दोनों स्मॉलर क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई होंगे तो स्टिल स्मॉलर, फर्दर स्मॉलर हो जाएगा, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास बच गया एम डेल वी इज इक्वल टू, एम डेल वी इज इक्वल टू दिस मच वी डेल एम, उस साइड चला गया तो प्लस हो गया वी डेल एम, बट डेल एम निगेटिव साइन यहाँ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मास ऑफ द फ्यूल, ये क्या होगा, फ्यूल घटता जाएगा, डिक्रीज होगा, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ लगाते हैं माइनस, ठीक है। इफ डेल टी टेंस टू जीरो, यदि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल ले लें अपन, डेल टी टेंस टू जीरो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस वेरिएशन एम, डेल वी को लिखते हैं अपन डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, और डेल एम को लिखेंगे डी एम। when time interval del t अप्रोचेज जीरो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हो तो डेल वी को अपन डी वी लिखते हैं और डेल एम को डी एम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी देन डी एम अपॉन एम, ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे टेकिंग द लिमिट, तो dv का इंटीग्रल और लिमिट होगा इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी v जीरो थी एंड t इक्वल टू t टाइम पर वेलोसिटी v हो गई, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, चूंकि ये कांस्टेंट माना जाता है, v क्या है, स्पीड ऑफ द एग्जॉस्टेड गैस, ये कांस्टेंट रहता है, एज्यूम करते हैं अपन। नॉट डी एम बाय एम, इसका इंटीग्रल हो जाएगा डी एम अपॉन एम, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी वी का वी हो गया वी, नॉट लिमिट्स ऐसे लिखते थे वी जीरो वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, और डी एम बाय एम का जो इंटीग्रल है वो होगा लॉग ऑफ एम,
क्योंकि यहाँ अगर फॉर्मूला लिखते हैं अपन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x, इसका जो इंटीग्रल है वो होता है log ऑफ x। ये वैल्यू यदि रख दिया तो दिस, अब v का वैल्यू रखो अपर लिमिट, तो v माइनस v0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस v, और यहाँ भी लेना पड़ेगा लिमिट मास m0 से m, ये लिमिट लोअर लिमिट टू अपर। t इक्वल टू 0 टाइम पर मास माना है अपन ने, फिगर 1 में देखो m0 है ना, और t टाइम में m हो गया, तो यहाँ लिमिट लेना पड़ेगा, और इस लिमिट को फिर इस इंटीग्रल में लिमिट डालना पड़ेगा, दैट इज m0 टू m, और इसका वैल्यू लिखें तो हो जाएगा माइनस भी आगे है log m माइनस log m0, log m माइनस ऑफ log m0। लॉ की प्रॉपर्टी यदि पता है तो इसको लिखते हैं माइनस ऑफ v log ऑफ m अपॉन m0, ठीक है, ये हो गया। एंड दिस इज v इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, यहाँ पर सर v0, तो v0 इज इक्वल टू 0 होता है। इनिशियली लिया था अपन ने व्हेन टाइम इज 0, इनिशियली व्हेन टाइम इज 0, ये वाला केस लिया था अपन ने, ठीक है। इनिशियली t इक्वल टू जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी भी 0 है, अभी फायर नहीं हुआ, t टाइम में जस्ट फायर किया है ना, यानी बिगिनिंग ऑफ डेल टी एंड एट द एंड ऑफ डेल टी टाइम वेलोसिटी हो गया v प्लस डेल वी। बिगिनिंग में टाइम कितना था डेल टी के बिगिनिंग में v वेलोसिटी, लेकिन t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है v0, तो ये पुट कर दिया v0 इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू दिस, ये v क्या है, ये v है रॉकेट की वेलोसिटी, एंड दिस v ये वेलोसिटी है रॉकेट की, और ये वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की। तो निगेटिव साइन ये बताता है कि v जिस डायरेक्शन में होगा, रॉकेट जिस डायरेक्शन में है, रॉकेट है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है v, है ना, एग्जॉस्ट गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब यहाँ से और एक चीज़ अपन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, है ना, थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। रॉकेट पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट, उसी के कारण तो वो रॉकेट मूव कर रहा है, जो फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा है ये थ्रस्ट लगा रहा है। तो अपने पास ये था एक रिलेशन, ये दिस वन दैट इज m del v, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो m del v इक्वल टू माइनस v del m, m del v, चलिए यहाँ भी ब्लैक ले लेते हैं, तो m del v इज इक्वल टू माइनस ऑफ v del m, v स्मॉल था एंड del m था, दिस फॉर्मूला था, m del v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये रिलेशन था, m del v इक्वल टू माइनस ऑफ v del m। ये इसको अपन ने ये लिखा था m dv इक्वल टू माइनस v dm, है ना, m dv इक्वल टू माइनस v dm, ठीक है। और यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको ऐसा लिखा था, अगर डेल टी टेंड्स टू 0 तो m dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dm। अब बोथ साइड्स अगर dt से डिवाइड कर दें तो m ये हो जाएगा dv अपॉन dt, क्लियर। इस साइड भी डिवाइड कर दिया तो ये हो गया dm अपॉन dt, दिस वैल्यू। एंड व्हाट इज m, मास, और ये है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स। तो ये होता है थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, थ्रस्ट, दैट इज थ्रस्ट F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हो गया m इंटू ए, दैट इज फोर्स, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, नाउ इट इज dm अपॉन dt। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इतना थ्रस्ट लग रहा है, तो थ्रस्ट जो लग रहा है रॉकेट पर, जिसके कारण रॉकेट जा रहा है आगे, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है v इज द स्पीड,
एग्जॉस्ट गैसेस का स्पीड है ना, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास में जो चेंज हो रहा है रॉकेट के। एंड दिस थ्रस्ट, थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस ऑफ वी, है ना, यानी गैस, एग्जॉस्ट गैस जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लग रहा है। और ये वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये जो फोर्स है F, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है, ये एग्जॉस्ट गैसेस का स्पीड है, तो एग्जॉस्ट गैस का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट पर, यानी रॉकेट की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। एंड आल्सो dm/dt पर निर्भर करता है कि ये जो चेंज है, चेंज इन मास, ये जितना रैपिड चेंज होगा उतना ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा। फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस मच, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा आज के डिस्कशन में एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो इसमें क्या देखा, सिंगल बॉडी के लिए देखा था अपन ने, एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो लग रहा है देन मोमेंटम कांस्टेंट होता है सिंगल बॉडी के लिए। बट यदि एक से ज़्यादा किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा बॉडी है, फॉर एग्जांपल अपन ने लिया दो बॉडी हैं m1 एंड m2, बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2, कोलाइड करता है ड्यूरिंग कॉलिजन, ये इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में, आफ्टर कॉलिजन फिर दोनों जा रहा है। तो यहाँ से अपन ने प्रूव किया न्यूटन थर्ड लॉ से और इम्पल्स से कि क्या होगा, इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर आइसोलेटेड, अनदर वर्ड में ऐसे भी इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट कर सकते हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। हालांकि इंटरनल जो बॉडी है, मान लो इंटरैक्टिंग बॉडी 2, 3, 4 जितने भी हों, उस पर ये उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट ओनली वन कंडीशन इज दैट कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, दैट इज फॉर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। द सिस्टम एट विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यानी जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। एग्जाम्पल देखा अपन ने, रिकॉइल ऑफ गन का एग्जाम्पल देखा। जो रिकॉइल स्पीड होती है दैट इज वी गन की, वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही कम होती है बुलेट के स्पीड के कंपैरिजन में। जब अपन शोल्डर लगा देते हैं तो और गन का मास और आदमी का मास भी उसमें ऐड हो जाता है ना। बोट के केस में भी सेम प्रिंसिपल करता है होवे। देन रॉकेट प्रपल्सन में भी इसका यूज होता है, रॉकेट प्रपल्सन। तो ये अपन ने एग्जाम्पल दे के देखा, यहाँ से ये प्रूव किया अपन ने कि वेलोसिटी जो है रॉकेट की इज गिवन बाय दिस फार्मूला एंड थ्रस्ट ऑफ रॉकेट इज गिवन बाय दिस। यानी जो थ्रस्ट है वो एग्जॉस्ट स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक्चुअली ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू के। जितना ज़्यादा फास्ट होगा क्या चेंज इन मास, है ना, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इसकी एग्जॉस्ट गैसेस की, उतना ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा रॉकेट पर। ठीक है, तो विद दिस हम लोगों ने फिनिश किया आज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।